हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में आपके कहने पर लेकर के आया हूं कंप्लीट फिजिक्स के ग्राफ, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जो बच्चा इन ग्राफ्स को अच्छे से पढ़ लेगा, मेरे साथ इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जो है खत्म करेगा, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक एक ग्राफ आपके एग्जाम में जो फंसेगा वो इसी वीडियो से आने वाला है। बस ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, तो उम्मीद करूंगा आप सभी बच्चे इसको बिल्कुल एंड तक देखेंगे। और सभी बच्चों से कहना चाहता हूं कि फॉर्मूला जो हमने कंप्लीट फिजिक्स के फॉर्मूले जो कवर किए थे वो आपको प्रीवियस वीडियो में मिल चुके हैं। टेलीग्राम चैनल पे इसकी जो फाइल है वो भी मैंने अभी पोस्ट कर दी है, तो आप वहां से जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस जो ग्राफ है वो भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी जा रही है। आप सभी बच्चे बिल्कुल मन लगा करके पढ़ाई करें, मैं आपके साथ बिल्कुल एंड तक बना रहूंगा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भाई देखो, ये बेसिक है ग्राफ के। हर कोई ग्राफ जो आपको बनाना है वो इन्हीं ग्राफ के अंदर जो है आपके ये जो आप 4-5 ग्राफ देख रहे हो, इन्हीं में से आपके सारे ग्राफ बनते रहेंगे। पूरी फिजिक्स, 12th फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर दो वेरिएबल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कांस्टेंट रेट से कोई भी चीज बढ़ रही है, तो यहां पर जो है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी वाला ग्राफ जो है ये लीनियर होने वाला है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि एक वेरिएबल दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ग्राफ ऐसा होगा। अगर अगर आप ये देख रहे हो, इनवर्स वाले में पावर जितनी बढ़ती चली जाएगी वो ग्राफ का जो कर्व है वो उतना ही डीप यानी कि गहरा होता चला जाएगा। पावर अगर मैं यहां पे 3 लगा दूंगा तो ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा और डीप हो जाएगा। पावर 4 लगा दूंगा तो और डीप हो जाएगा एक दूसरे कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। ना अगर कोई चीज बढ़ रही है, जैसे कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ रही है, ठीक है, कंडक्टर की, तो ऐसा कर्व आपको मिल जाएगा। तो इंक्रीजिंग के लिए ये हो जाएगा, स्लोप इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है ना। अगर कोई वैल्यू या कोई वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, जैसे कि डायरेक्ट करंट की वैल्यू या मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं होता, तो ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। यहां डीसी और यहां फिर टाइम दिया होगा, ठीक है। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन आपको या पहला जो चैप्टर आपको मिल रहा है ये है आपका चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक। चैप्टर 1 कौन सा है भाई? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। तो देखिए जरा, सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या मिल रहा है? आपको यहां पे ग्राफ बनाने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस साथ साथ कैसे बदलती है पॉइंट चार्ज की, तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला डिसाइड करता है कर्व कैसा होने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का कैसा रिलेशन है? इनवर्स स्क्वायर रिलेशन है। तो यहां पर देखो कर्व आपने कैसा बना दिया, इस तरह कर्व बना दिया, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं कि अब देखो, डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, तो चाहे डायपोल से एक्सियल पॉइंट पे निकालो तब भी अपॉन में आर क्यूब आ रहा है, यानी कि डिस्टेंस का क्यूब, चाहे इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालो तब भी डिस्टेंस का क्यूब ही आ रहा है। तो आप यहां पर ये देखेंगे कि ग्राफ जब हमें बनाना होगा तो ये 1/r² है, तो 1/r³ के लिए आपने थोड़ा सा कर्व को और डीप कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का डायपोल के लिए ग्राफ हो गया। कभी कंपैरिजन भी पूछ ले कि भाई पॉइंट चार्ज और डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है, डिस्टेंस है, उसको बताओ। तो देखो ई, ये आर, तो आप ये देख रहे हो येलो से हमने दिखाया है पॉइंट चार्ज, क्योंकि k3/r² होता है, और पर्पल से हमने दिखाया डायपोल को, और लिख भी दिया पर्पल से ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो धीरे धीरे घट रही है, जबकि डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी घट रही है। तो बस ये चीज हो गई, ये कंपैरिजन है पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखो नेक्स्ट आपको क्या दिया जा रहा है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का क्या रिलेशन है। अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कोई लीनियर चार्ज्ड वायर या इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो देखो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू k λ/r। रिलेशन कैसा है भाई? इनवर्स है। तो ग्राफ आपका, इसको ग्राफ का जो कर्व का जो नाम है वो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। इसके बाद देखो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? R। लेकिन अगर यही ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज डेंसिटी के बीच में बन जाए या पूछा जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों? या लीनियर ग्राफ बनेगा। क्यों? क्योंकि E भी ऊपर और लैम्डा भी ऊपर, सेम पावर में है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहां पर देखो नेक्स्ट आपको ग्राफ दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूंगा। इस ग्राफ में क्या लगा हुआ है कि कंडक्टिंग स्फीयर, चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, चार्ज अगर देंगे तो चार्ज सारा का सारा कहां आएगा? सेंटर पे। अंदर कोई चार्ज रहेगा क्या? नहीं। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी? जीरो। यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, और कहां तक जीरो रहेगी? जब तक आप इसके अंदर हैं। जैसे आप सरफेस पे आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाते, दैट इज σ/ε0, ठीक। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कैसे है? जीरो, जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है। फिर जैसे आप
का, जैसे देखो डिस्टेंस इस रेडियस कैपिटल आर के बराबर हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक से मैक्सिमम हो गई, और उसके बाद ये जो पूरा का पूरा स्फीयर है ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हियर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या कहूंगा विल फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये ग्राफ आपको यहां पर मिल गया, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है तो कर्व बना दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बनाएगा तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए क्या होगा सर, कि अंदर भी पूरे में चार्ज भरा है, सरफेस पे भी चार्ज है। तो अगर आप सेंटर पे अगर कोई गॉसियन सरफेस बनाते हैं एग्जैक्ट सेंटर पे, तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज 0 होगा, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। फिर हमने देखा कि सेंटर से जैसे अपन सरफेस पे पहुंचते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक कांस्टेंट रेट के साथ बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सेंटर पे आते, सरफेस पे आते ही, यानी कि जब डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो जाएगी, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी, तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गई, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है। तो हमें इस तरीके का एक कर्व देखने को मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, उम्मीद करता हूं यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। एक इंपॉर्टेंट ग्राफ पहले चैप्टर में से पूछ लिया जाता है, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो ये चीज भी मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। जैसे इसमें ग्राफ पूछा है आपसे, प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन बिटवीन एफ एंड 1/r²। तो देखो कूलाम लॉ क्या होता है, k⁴ ठीक है। तो आपको फोर्स y एक्सिस में लेना है, इसने तो कहा है, अपन ने थोड़ा ना कहा है, और r² को x एक्सिस में लेना है। तो ये जो k तो कांस्टेंट है, k को गोली मारो, ठीक है। अब देखो Q1 Q2 जो है, Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो क्या एक्स्ट्रा बच रहा है, इसको हमने क्या बोला, स्लोप बोला। स्लोप समझते हो ना कि x एक्सिस से कितना एंगल भाई साहब बन रहा है। तो अभी आप ये देखो कि अगर स्लोप m1 m2 क्या बता रहा है, ये Q1 Q2 क्या बता रहा है, स्लोप। तो अगर स्लोप बड़ा हो गया तो आप यहां पर बड़ा एंगल दिखाएंगे, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर बड़ा, प्रोडक्ट यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई बड़ा तो स्लोप बड़ा तो यहां दिखाया जाएगा। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जो छोटा तो स्लोप छोटा होगा तो भी यहां दिखाया जाएगा। अगर इन दोनों का स्लोप पॉजिटिव तो ऊपर दिखाएंगे, स्लोप नेगेटिव यानी प्रोडक्ट नेगेटिव तो नीचे दिखाएंगे। बस यहां पर किसके लिए ड्रॉ करना था, एफ वर्सेस 1/r²। तो एफ ये है और 1/r² ये है, तो फोर्स और 1/r² में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्स और r² में रिलेशन इनवर्स है, ठीक है। अब देखना जरा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ बनाया ऐसे ऐसे। अब देखो 1 और 2, क्योंकि दो पेयर के लिए, दो जोड़ी के लिए आपको बनाना है ना कर्व, तो देखो 1 और 1 माइक्रो कूलम 2 माइक्रो कूलम के लिए अगर आप प्रोडक्ट करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो वो कम आता है, कम आएगा तो स्लोप भी छोटा बनाया। और 1 और 3 का प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई तो ज्यादा आएगा, एक और एक का ये, तो इसका 3 आएगा, इसका 2 आएगा, तो जो स्लोप होगा, एंगल होगा, वो बड़ा बनाएंगे। लेकिन यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, स्लोप नेगेटिव आएगा, माइनस, तो उसको नेगेटिव में दिखा दिया, बस बहुत सिंपल है। तो ये ग्राफ आपका बन गया, क्लियर। आगे बढ़ जाएंगे। अभी देखो एग्जाम मतलब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाई चांस अगर पेपर आपको लगा कि भाई साहब पेपर हार्ड जो है बनाने की कोशिश अगर करी गई, तो ये ग्राफ आपसे पूछ लिया जाएगा। मैं इसको स्किप नहीं करना चाहता था और मैं चाहूंगा कि आप भी इसको स्किप नहीं करेंगे, एकदम सिंपल है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में वेरिएशन फॉर बाइनरी चार्ज। बाइनरी चार्ज मतलब दो चार्जेस अगर रखे हैं, तो देखो सिंपल सा फंडा है, किसी भी जगह पर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड बन रही है तो कर्व का मुंह ऊपर की साइड होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड बन रही है तो कर्व का मुंह नीचे की साइड होगा। कहां होगा, नीचे की साइड होगा। बस ये बात आप याद रखो। देखो अब जैसे ये मेरे पास दो सिमिलर पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों इक्वल हैं। अब आपको यहां पर कर्व बनाना है, ठीक है, या मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस रिलेशन दिखाना है। तो पहले देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज ले लिए मैंने। अब मैंने क्या देखा कि सबसे पहले ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज, मेरे पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये कुछ हो गई। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखना चाहता हूं कि भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड होगी, तो जरा मुझे बताना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी। देखना जरा एक बार कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर की साइड जाती है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी साइड होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में, तो देखो इस डिब्बे का मुंह कहां हो गया, ऊपर की साइड, कर्व का मुंह। अब यहां पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज से भी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर, इस वाले से भी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, दोनों लेफ्ट में है, तो लेफ्ट के लिए कर्व यानी कि कर्व का मुंह कहां है, नीचे की साइड, नीचे की साइड दिखा दिया। सेंटर में दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, तो सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली 0 हो गई, ठीक है। इसके बाद आप यहां पर देखो कि अगर मैं सेंटर से थोड़ा सा जो है इस साइड को खिसकता हूं, तो भाई ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये डोमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट इसके पास में है,
तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इस साइड है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, तो ये डोमिनेंट चार्ज होगा क्योंकि पॉइंट पास में है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में जा रही है, तो राइट के लिए कर्व कैसा हो गया, देखो मुंह ऊपर है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी जो कि लेफ्ट में, तो कर्व का मुंह कहाँ है, लेफ्ट में, सॉरी नीचे की साइड है। ये दिख रहा है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको इसकी जो पीडीएफ होगी वो मिल जाएगी जल्दी ही। अच्छा देखो, दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस के लिए एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज कैसे ड्रॉ करेंगे, तो बहुत सिंपल सा फंडा है इसका, इसको भी देखो समझ लो। जैसे ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगी इस वाले रीजन में, और माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगी, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन होगा यहाँ पे, कौन पास में है, पॉजिटिव, जो कि राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बना रहा है, लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो डिब्बे का मुंह, कर्व का मुंह नीचे। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज दूर है, नेगेटिव चार्ज पास में है ना, तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेंट होगी, जो कि कहां है, देखो जरा इस साइड को होगी, टुवर्ड्स चार्ज लेफ्ट में, तो लेफ्ट में तो कर्व का मुंह नीचे की साइड है। अब सेंटर में अगर हम देखें, डाइपोल के सेंटर में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कहां होती है, देखो जरा सेम डायरेक्शन में, तो आप ये देखो सेम डायरेक्शन में कहां है, पॉजिटिव नेगेटिव डबल हो जाएगी, तो यहां पर आप ये देखो कि जो दोनों ही फेसेस का कर्व कैसा होगा, ऊपर की साइड दिखाया जा रहा है। ठीक है, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड और नेगेटिव की भी, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है। तो ये कर्व के जो है आपने बना दिया, इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 पे आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की जब हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी पॉइंट चार्ज के लिए कर्व बनाना है, तो KQ/R को फॉलो करता है, तो ये हो जाएगा। अगर आप ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल किस तरीके से जो है चेंज होते हैं या वेरी करते हैं डिस्टेंस के साथ, तो देखो पॉइंट चार्ज पोटेंशियल के लिए KQ/R है, ठीक, इनवर्स लॉ को फॉलो कर रहा है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है KQ/R² होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी जल्दी डिप्लीट होगी, इसका कर्व जो है ज्यादा डीप होगा, ये हमने यहाँ पे दिखाया है। इसके बाद आप ये देखो कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए या हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, यानी कि कंडक्टर होना चाहिए बस, तो कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, जीरो, लेकिन पोटेंशियल कैसा होता है, मैक्सिमम, और ये पोटेंशियल मैक्सिमम कहां तक रहेगा, जब तक कि हम कहां तक नहीं आ जाते, सरफेस पे, है ना, सरफेस पे नहीं आए तब तक पोटेंशियल कैसा है, मैक्सिमम। तो देखो यहां पे देख रहे हो सेंटर से पोटेंशियल मैक्सिमम है जब तक हम कहां पर नहीं पहुंच गए, सरफेस पे। सरफेस पे डिस्टेंस किसके बराबर हो गई, रेडियस के बराबर हो गई। उसके बाद ये पूरी जो स्फीयर है वो पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा, और यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला जो कर्व है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये बन जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। अब देखो नेक्स्ट आपको ये ग्राफ, अगर हार्ड क्वेश्चन पेपर आ जाता है तो ही आपको ये ग्राफ ऑप्शन वगैरह पूछ लिया जाएगा। अगर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो कर्व कैसा बनता है, तो याद रखिए एक्चुअल में जितना हम इस सरफेस के अंदर जाते चले जाएंगे, सेंटर तक हमें उतना ही ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो उतना ही ज्यादा पोटेंशियल हो जाएगा। तो अगर हम बात करें इसके सेंटर पे जो पोटेंशियल है दैट इज 3/2 KQ/R, उसके बाद सरफेस पे पोटेंशियल होता है KQ/R, और ये पोटेंशियल कैसे जो है सेम लीनियरली वेरी नहीं करता, थोड़ा सा कर्व के साथ वेरी करेगा, और उसके बाद जैसे ही आप बाहर आएंगे ये यहां पर इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये आपको यहां पर ये चीज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बाहर की साइड ऐसा कर्व, आपको हाइपरबोलिक कर्व देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अभी कैपेसिटेंस किस तरीके से वेरी करती है चार्ज के साथ, तो याद रखो कि आप चार्ज कितना भी दो, कैपेसिटेंस को कुछ नहीं होता, कैपेसिटेंस इज इनवर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। क्योंकि देखो आप कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें तो कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जहां पर चार्ज आ रहा हो, जैसे कि चाहे एप्सिलॉन नॉट A/D हो गया, चाहे 4 एप्सिलॉन नॉट AB/B - A हो गया, स्फेरिकल कैपेसिटर किसी की बात करो, कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में कभी भी चार्ज नहीं आता, कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। हाँ, वो जो पहला वाला फॉर्मूला है C=Q/V, वो स्टार्टिंग है, वहां से डेरिवेशंस बनते हैं। ठीक है, तो आप देखो, तो चार्ज जो है चार्ज पर कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करती, तो देखो चार्ज भले ही बढ़े लेकिन कैपेसिटेंस ऊपर नीचे नहीं हो रही है। ठीक है, अगर हम बात करें स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, किसके लिए, मैं यहां लिख देता हूं, स्फेरिकल कंडक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो क्या करना है अपन को, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस और रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि फॉर्मूला ये है, तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये बन जाएगा। इसके बाद देखिए कैपेसिटेंस और एरिया की अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर सारी चीजें कांस्टेंट हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो जितना ज्यादा एरिया बढ़ जाएगा कैपेसिटेंस उतनी ही बढ़ जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली कंडीशन बन गई। इसके बाद पैरेलल प्लेट लिख के रखा है मैंने। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस और कैपेसिटेंस का रिलेशन कैसा है, इनवर्स है, तो ये आपका कर्व देखने को मिल गया।
आगे हम बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट देखो क्या दिया जा रहा है यहाँ पर, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। इस पे भी इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल पूछ ले जाते हैं, ठीक है, किस टाइप में मैं आपको बता देता हूं। बाकी हमने जो वन शॉट्स हैं उसमें इसको अच्छे से कवर किया हुआ है, PYQ सीरीज में भी इसको हमने कवर किया हुआ है। देखो जहां पर जैसे आपको एक जगह V और एक जगह डिस्टेंस दे दी गई, ठीक, तो V/x करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, V/x करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। देखना फॉर्मूले में होता है E इज इक्वल टू माइनस dV/dr या माइनस dV/dx, एक ही बात है, नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो एक्चुअल में क्या होता है कि भाई देखो, जो भी आप स्लोप निकालोगे ना, जो भी आप स्लोप निकालोगे उसके आगे माइनस साइन लगा देना। जैसे जहां पर स्लोप पॉजिटिव होगा उसके आगे माइनस लगा देना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी नेगेटिव। जहां पर स्लोप नेगेटिव है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करनी पड़ती है। जहां पे स्लोप जीरो है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है क्योंकि स्लोप जीरो है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो स्लोप जब 90 डिग्री छोटा बनता है ना सी पॉइंट पे, ठीक है, स्लोप कैसा है, सी पॉइंट पे स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी हो तो इस पॉइंट पे स्लोप कैसा है, बी पॉइंट पे स्लोप कैसा है भैया बताओ जरा, स्लोप 90 से, थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी है तो स्लोप कैसा है, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। इस तरीके से आपको दिखाना है, बताना है, ये सारी चीजें आप समझ जाना। अभी हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर, हमारा चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी की। जब हम बात करते हैं तो जो पहला जो कर्व हमें मिल रहा है दैट इज फ्रॉम ओम्स लॉ। तो भाई ओम्स लॉ हमसे क्या कह रहा है कि जो करंट है वो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर जो है टेम्परेचर डिफरेंस वगैरह, ये टेम्परेचर वगैरह कोई वेरिएशन वगैरह ना हो, ठीक है। देखो तो V वर्सेस I जो ग्राफ हमें मिलता है ये रेजिस्टेंस देता है, इसमें भी जो लाइन है वो कैसी है, लीनियर है। अब देखो एक्चुअल में आप समझ लो यहाँ पे कि VI ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताता है, स्लोप समझ गए, ये जो एंगल थीटा बन रहा है ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो देखो VI ग्राफ का अगर स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है, एंगल ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस भी कैसी है, ज्यादा है, और टेम्परेचर भी कैसा है, ज्यादा है, याद रखिए। तो अगर मेरे पास ये VI ग्राफ है, क्या है, VI ग्राफ, तो अब देखो दो यहां पर रेजिस्टेंस दे दी R1 और R2, तो बताओ कौन सी रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो याद रखो कि जिसका स्लोप ज्यादा VI ग्राफ में उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, तो R2 बड़ा है R1 छोटा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आपसे कहते हैं कि यही VI ग्राफ है, ये बताओ कौन सा टेम्परेचर बड़ा है, T2 या T1, तो याद रखो VI ग्राफ में जो लाइन होती है बीच वाली वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, रेजिस्टेंस ज्यादा तो टेम्परेचर भी ज्यादा ही है। ये चीज हम जो है क्लियर हमारे को हो जाती है। तो आपको समझना है कि अगर ये टेम्परेचर, ये देखो इसका स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि T2 की वैल्यू ज्यादा है और T1 की वैल्यू कैसी है, कम है, ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसका उल्टा भी पॉसिबल है। उल्टा क्या होता है, IV ग्राफ, जैसे इसमें V और I दे दिया, हर बच्चे को इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं IV ग्राफ, I यहां लिखा है, V यहां लिखा है, IV ग्राफ का अगर स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है और टेम्परेचर भी कम है। अगर यहां पर ये I और V होता, IV ग्राफ की अगर हम बात करते तो यहां पर R1 बड़ा होता, R2 छोटा होता, ठीक है। अब ये ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसमें देखो क्या दिया जाता है, इसमें आपको दिया जाता है कि भाई ये बताओ, ये आपको अलग अलग पॉइंट बना के दे दिए, किस पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये सारी चीजें आपको बतानी होती है। तो पहली चीज तो ये समझ लो कि जब स्लोप की वैल्यू, ये थीटा की वैल्यू 90 से छोटी है ना, तो ऐसे केस में क्या होता है, जब थीटा की वैल्यू कैसी है, 90 से छोटी है। अच्छा मैंने पिछले वाले केस में यहां पर, ठीक है, बाकी सारी चीजें, अच्छा ये मैंने उल्टा दिखा दिया, ठीक है। पिछले वाले केस में जो सॉरी, अगर इस वाले कभी भी स्लोप की वैल्यू 90 छोटी है, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस भी कैसी है, पॉजिटिव है। यहां पर स्लोप कैसा है, थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी है, तो यहां पर रेजिस्टेंस कैसी है, इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस जो है नेगेटिव है, ठीक। यहां पर स्लोप जीरो है तो रेजिस्टेंस भी कैसी है, जीरो है, ठीक है। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, गैलियम आर्सेनाइड के लिए होता है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट अभी हम आ जाते हैं ओम्स लॉ के लिए। ग्राफ तो ये हमने बना दिया,
वी आई और ये, ठीक है। नाउ अभी देखो यहां पर रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के लिए ग्राफ खूब पूछे जाते हैं, सेम रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के लिए बोल सकते हो। देखो कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस जल्दी जल्दी बढ़ती है, तो इंक्रीजिंग स्लोप हमने ऐसा बताया है, ये इस तरह का, ठीक है। अब देखो अलॉय की अगर हम बात करें तो अलॉय की रेजिस्टिविटी ऑलरेडी बहुत हाई होती है, ऑलरेडी बहुत हाई है, ठीक। अलॉय की रेजिस्टिविटी ऑलरेडी बहुत हाई है, तो ऊपर से स्टार्ट किया है, टेम्परेचर बढ़ाने में इनमें बहुत कम कम चेंज आता है, लेकिन रेजिस्टिविटी बढ़ती है, तो इस तरीके से हमने यहां पर इसको दिखाया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पे रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट या सेमीकंडक्टर की टेम्परेचर बढ़ाने पे घटती है, इनवर्स रिलेशन है, इसलिए जो कर्व है वो आपको इस तरीके का देखने को मिल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्व है ये, इनको अच्छे से जो है पढ़ना है, ठीक। नाउ अभी हम बात करेंगे ईएमएफ वर्सेस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का ग्राफ। देखो ईएमएफ जो होती है सेल की वो ईएमएफ जो होती है सेल की वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, ये सेल की खुद का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, तो ईएमएफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो आप ये देखिए ईएमएफ का जो लाइन है वो सीधी जा रही है, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज जो होता है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप ये देखो यहां पर हमने V और कैपिटल R बनाया हुआ है, यहां पर देखो कैपिटल R की वैल्यू बढ़ रही है, टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप यहां पर ये चीज भी समझ सकते हैं। तो यहां पर क्या बताया गया है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैपिटल कैपिटल V की वैल्यू कैपिटल E के बराबर है, ठीक। और यहां पर आप ये देखो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे E/2 के बराबर होता है, ठीक। अच्छा, इसके बाद ये जो वी आई ग्राफ आपसे पूछा जाएगा, ये ग्राफ आपको इसका जो स्लोप होगा ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमें देगा, ये चीज आपसे बार बार पूछी जाती है। आगे हम बढ़ेंगे मूविंग चार्जेस में, आपको एक दो ही जो है बस जितने आपको यहां पर दिखाए गए हैं बस एक दो ही ग्राफ आपको यहां पर समझने हैं। जैसे कि अगर मेरे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से वेरी करती है, तो याद रखना उसकी मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे, एनसीईआरटी में ये डायग्राम ग्राफ बना हुआ है, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है भाई, सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगी, या कहूं कि इसकी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और उसके बाद जैसे आप बाहर जाओगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल को रूल को फॉलो करेगी, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको यहां पर बनाना होता है, ठीक है। इसके बाद देखो अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग कॉइल है तो उसकी एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है वो सेंटर पे मैक्सिमम होती है और आसपास जो है मिनिमम होती है, क्लियर है। ये एक्सिस है, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है और आसपास कैसी है, मिनिमम है। आगे बढ़ेंगे चैप्टर 5 की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर एक दो ग्राफ हैं, ये भी ठीक ठाक सा ग्राफ, कम ही पूछा जाता है। मैग्नेटाइजेशन वर्सेस ये H/T का ग्राफ है, क्यूरीज लॉ रीजन, ये सैचुरेशन पॉइंट को बता रहा है, एज इट इज इसको ध्यान में रखना। इसके बाद ये जो ग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है, ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर ग्राफ। अब ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर ग्राफ एक्चुअल में क्या है, देखो जरा, ससेप्टिबिलिटी समझते हो ना, कौन सा मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। एक्चुअल में अगर हम बात करें, सुनो बात समझो, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि चाहे जितना भी टेम्परेचर बढ़ाओ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, तो रैंडम मोशन होगा भी तो क्या होगा कि भाई एक दूसरे के नेट मैग्नेटिक मोमेंट को ये कैंसिल करते हैं, तो ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए स्ट्रेट लाइन गई है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है टेम्परेचर बढ़ाने से घटती है, तो ये इनवर्स जो है रिलेशन आपको ग्राफ यहां पर देखने को मिल रहा है। आगे हम बढ़ेंगे, अब देखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फोर्स, या इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, इनके बीच में ग्राफ आपको बनाना है। तो पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हमने कल भी डिस्कस किया था, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में या 1 मीटर क्यूब में कितने ज्यादा डायपोल जो है बन रहे हैं, कितने ज्यादा डायपोल बन रहे हैं। और अब आप सोचो, बताओ जरा मुझे, कितने डायपोल बनेंगे, ये डिपेंड करता है कितनी स्ट्रॉन्ग जो है फील्ड यहां पर लगाई जा रही है, कौन सी फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, कितना स्ट्रॉन्ग जो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बाहर लगाई गई, जिसको हमने क्या बोला, कैपिटल एच बोला, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और कैपिटल एच ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन दोनों का जो रेशियो होता है ये हमें क्या देता है, ससेप्टिबिलिटी देता है, ठीक है। ये ग्राफ आप ध्यान रखेंगे। अब देखो सेम ग्राफ में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि पहले तो आपसे कह दिया कि इन दोनों का जो कर्व है या स्लोप है ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अब देखो, अब बताना जरा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और कैपिटल एच, इन दोनों का स्लोप जितना ज्यादा होगा ससेप्टिबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी,
तो आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ ए, बी और सी ये तीनों मटेरियल, ये तीनों जो लाइन है ये कौन से मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आपको यहां पर क्या समझ में आ रहा है, देखो नेगेटिव स्लोप किसका है, यानी कि उल्टी मैग्नेटाइजेशन, उल्टी नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी किसकी है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की। ठीक है, इसके बाद सबसे ज्यादा ससेप्टिबिलिटी किसकी है, फेरोमैग्नेटिक की, तो बी फेरोमैग्नेटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। कम ससेप्टिबिलिटी किसकी है, पैरामैग्नेटिक की, है ना, लेकिन डाया से ज्यादा है किसकी है, पैरा की, तो ये पैरा ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम पॉजिटिव है, पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी पैरा फेरो की होती तो वो ऊपर दिखाया, नेगेटिव डाया की होती नीचे दिखाया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 6 में एक दो ही ग्राफ हैं जो कि सामने आपके दिख रहे हैं, इनमें से ग्राफ में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, जबकि सेल्फ इंडक्शन और करंट, याद रखो सेल्फ इंडक्शन करंट पे डिपेंड नहीं करता, सोलेनॉइड में और सर्कुलर कॉइल वाले केस में इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि फॉर्मूला भी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल होता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड का। ठीक है, तो यहां पे समझो सेल्फ इंडक्टेंस और करंट दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, स्ट्रेट लाइन। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एरिया ऑफ सोलेनॉइड सीधा सीधा ये जाएगा। ठीक है, एरिया हाँ सीधा जाएगा। ठीक, चलिए अब आप ये देखो, ऑल्टरनेटिंग करंट में भी एक दो सिंपल सिंपल से ग्राफ इसमें से पूछे जाते हैं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज टाइम के साथ साथ साइनोसॉइडल तरीके से जो है चेंज होता है। अब यहां पर ये डीसी के लिए अगर हम बात करें तो डायरेक्ट करंट की वैल्यू या फिर डायरेक्ट करंट में जो वोल्टेज की वैल्यू वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, टाइम बढ़ रहा है लेकिन करंट, डायरेक्ट करंट नहीं बढ़ रहा है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको हम एक्ससी बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, 1/ω/c, है ना। ओमेगा को हम लिखते हैं 1/2π/ν c, मतलब ओमेगा को हम क्या लिखते हैं 2π/ν, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, तो एक्ससी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन कैसा है, इनवर्स है तो कर्व ऐसा बन गया। एक्सएल और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन कैसा है, स्ट्रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो कर्व सीधा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, एलसीआर सर्किट की बात करते हैं। भाई साहब एलसीआर सर्किट का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है। हालांकि ग्राफ तो ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा पूछे गए हैं, बहुत कम से कम जब हमने पीवाईक्यू करे थे 4 से 10 क्वेश्चन है पूछा गया, और ये अगर वो 4 में पूछा गया तो ये 40 में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इन दोनों कर्व को अच्छे से करें। देखो एलसीआर सर्किट में क्या होता है, रेजोनेंस की कंडीशन में जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी जो है मिलती है सर्किट में, तब इंपीडेंस मिनिमम हो जाती है और करंट मैक्सिमम हो जाता है। तो देखो जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो इंपीडेंस यानी कि जेड, इंपीडेंस यानी कि जेड जो है ये कैसा है, मिनिमम है। देखो इंपीडेंस यानी रुकावट मैक्सिमम है, लेकिन जैसे ही ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर आई इंपीडेंस कैसी हो गई, मिनिमम। इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि करंट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे इंपीडेंस मिनिमम है तो ऑब्वियस सी बात है करंट कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। तो एलसीआर सर्किट में ये ग्राफ जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद यहां पर क्या दिया गया है, एक और ग्राफ कम पूछा जाता है लेकिन है सिलेबस में, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, बुक में आपको मिल जाएगा। देखो एक्चुअल में इसमें क्या है कि जब आप किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उस पर चार्ज एक बार में पूरा नहीं होता, कांस्टेंट रेट से चार्ज नहीं आता। जैसे जैसे चार्ज उस कैपेसिटर पे बढ़ता है वैसे वैसे वो कैपेसिटर उस चार्ज जो अंदर घुस रहा था उसको ज्यादा अपोज करता है। हमने मान लिया कि किसी सर्किट में, उस कैपेसिटर वाली सर्किट में रेजिस्टेंस भी सीरीज में लगी होगी जो कि खुद वायर की इनबिल्ट रेजिस्टेंस होती है, तो आरसी 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 यहां पर हम दिखा रहे हैं। तो कर्व आपको कुछ इस तरीके का बनाना होता है कि चार्ज जो है ये धीरे 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 आगे बढ़ता है। ये देखो यहाँ पे टाइम दिखाया है, तो चार्ज धीरे 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 मैक्सिमम होता है, ये चीज आपको बताई जा रही है। और ये जो कर्व नीचे की साइड इसका मुंह है, ये बता रहा है कि जो चार्ज आने की जो रेट है वो डिक्रीजिंग होती है। स्टार्टिंग में चार्ज जल्दी आ जाता है, उसके बाद चार्ज धीमे धीमे मैक्सिमम होता है, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट पर जो चार्ज है वो बैटरी के चार्ज को अपोज करता है। ठीक है, अब देखो जब हम बैंडविड्थ की बात करते हैं तो बैंडविड्थ जो होती है रेजोनेंस सर्किट में, ये ओमेगा नॉट पर आपको मैक्सिमम करंट मिलता है किसी भी रेडियो वगैरह सिग्नल में या टीवी में, जो कि आई नॉट होता है। इसके बाद इसके आसपास की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं आई नॉट बाय √2 पर तक हमको जो है साउंड, आसपास कचड़ा यानी कि नॉइज सुनाई देता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कर्व को क्या कर देते हैं, इसीलिए हम कर्व को और शार्प बना देते हैं ताकि जो आसपास का जो कचड़ा है ये कैसा हो जाए, कम हो जाए। मतलब I0/2 आपको इसी रीजन में मिल जाए। बात समझ में आ गई। ऑल्दो ये सारी चीजें डिटेल लेक्चर में ही हमें समझ में आती हैं, बट ये चीज अभी आप ग्राफ अगर बनाने को आ जाए तो इसको बना सकते हैं। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ये आसपास की जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम 2del यानी कि बैंडविड्थ भी कहते हैं। ठीक, देखो चैप्टर 8 जो कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बस
आपको ग्राफ तो कुछ है नहीं इसमें, बट ये आपसे जरूर पूछ लिया जाता है कि ये बताओ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड वाई में है, तो आपको प्रोपेगेशन बताना है या फिर आपको ड्रॉ करना है कि ईएम वेव किस तरीके से आगे बढ़ेगी। तो हमने ये बता दिया, एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई में मैग्नेटिक फील्ड, तो ईएम वेव जेड एक्सिस में आगे बढ़ेगी और इस तरीके से परपेंडिकुलर फील्ड्स को आपको ड्रॉ करना होता है, ये यहां पर बताया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, चैप्टर 9 में। चैप्टर 9 में क्या है भाई, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन को रिप्रेजेंट करने वाला ग्राफ आपको बताना है, वर्सेस इंसिडेंट एंगल, वर्सेस इंसिडेंट एंगल। ठीक है, देखिए जरा, तो एक ही ग्राफ है, बाकी कोई इसमें ग्राफ है नहीं, और अगर होगा भी, दिख भी जाए आपको तो पूछा नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, देखो ये याद रखो, प्रिज्म में ये कौन सा है भाई, प्रिज्म में ये ग्राफ पूछा जाता है। तो प्रिज्म में जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होता है, तो जो डेविएशन होती है लाइट रे की, ये मिनिमम होती है, और अगर थोड़ा भी इससे आगे पीछे गया तो जो डेविएशन होगी इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे की, वो सबसे ज्यादा होगी, डेविएशन एंगल। ठीक है, क्या होता है समझते हैं ना, कि जैसे प्रिज्म जो है इस तरीके से है, तो अब अगर लाइट इस तरीके से जा रही है और फाइनल इमर्ज जो लाइट हो गई वो यहां हो गई, तो आप ये देख रहे हो, ये इंसिडेंट रे, ये इमरजेंट रे, इस एंगल को हम डेविएशन बोलते हैं। तो ये जो डेविएशन है ये मिनिमम कब होती है, जब आई की वैल्यू ई के बराबर हो जाती है, तब। उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा होगा। चैप्टर 10 की हम बात करेंगे, तो चैप्टर 10 में दो ग्राफ होते हैं, एक डिफ्रैक्शन, दो ही इंपॉर्टेंट है बस, और दो ही हैं। आपको इंटेंसिटी बतानी होती है कि जो फ्रिंजेस जो बन रही हैं डिफ्रैक्शन में, और फ्रिंजेस जो बन रही हैं इंटरफेरेंस यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, उसका आपको ग्राफ बनाना होता है। अब ये ग्राफ कैसे भी पूछा जा सकता है, जैसे देखो इंटेंसिटी, देखो डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा सबसे बड़ा है, उसके बाद धीरे 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 इंटेंसिटी घट रही होती है। जबकि जब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, तो वहां पर हर एक जो है फ्रिंज है उसकी इंटेंसिटी सेम होती है, तो सेम कर्व आपको मिलेगा। यहां पर देखो इंटेंसिटी, अब ये जो देख रहे हो लैम्डा बाय डी, 2 लैम्डा बाय डी, 3 लैम्डा बाय डी, ये इंटेंसिटी वर्सेस एंगुलर पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फ्रिंजेस की एंगुलर पोजीशन को। ठीक, ये पॉइंट मिनिमा है, ये पॉइंट मैक्सिमा है। ठीक, ये ग्राफ बता रहा है इंटेंसिटी वर्सेस पाथ डिफरेंस। ठीक है, ये ग्राफ बता रहा है इंटेंसिटी वर्सेस फेज डिफरेंस। कोई नहीं बताएगा तीनों भाई साहब, ये है ना कि तीनों आ जाते हैं, लेकिन जब मैंने आपको पीवाईक्यू सॉल्व कराए तब ये तीनों ग्राफ बनवाए थे। बिल्कुल फोटो खींच लो आंखों में और मन में बसा लो कि एंगुलर पोजीशन, अगर वो सिंपल दे दे कि इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्शन के लिए ग्राफ बनाओ, तो आप कोई सा ही बना दो। लेकिन अगर उसने लिख दिया कि एंगुलर पोजीशन के साथ बनाना है, और आप कहीं लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा लेके आए, तो समझ लो कि पेपर के जब आंसर आपको जब नंबर मिल रहे होंगे उसमें भी लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा मिलेगा, फिर मत कहना। ठीक है, तो याद रखें कि कैसा कैसा जो है आपको यहां पर दोनों एक्सिस पे लेना है नंबर। ठीक है, अब देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस ऑफ जो वेव जो होता है, इसमें क्या है, बस आपको पाथ डिफरेंस के साथ जो बनाना है 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, और अगर फेज डिफरेंस के साथ पूछा जाए तो 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है। इसमें एंगुलर पोजीशन ड्रॉ नहीं करना होता। ठीक है, और देख रहे हो सभी फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम है। उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा होगा। चैप्टर 11 से बहुत सारे ग्राफ पूछे जाते हैं, तो इसको आप जरूर से करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। चैप्टर 11 में जो ग्राफ पूछे जाते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन होती है, उतने ही ज्यादा स्पीड से जो इलेक्ट्रॉन से ये भागते हैं। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ये किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। ये क्या है भाई, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ग्राफ है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये तो हो गया सीधा सीधा रिलेशन, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप ये वाला ग्राफ बना के आए, ये वाला बना करके आए। क्यों बना के आए, ये वाला क्यों बना के आए, क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या है कि इलेक्ट्रॉन कब तक नहीं निकलता, जब तक कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जितनी फ्रीक्वेंसी नहीं मिल जाती। तो जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं मिली तब तक काइनेटिक एनर्जी जीरो। उसके बाद ये सीधा यानी कि स्ट्रेट रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। ठीक है, किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, तो काइनेटिक एनर्जी जो है आप देख रहे हो इंटेंसिटी
भले ही बढ़ाते जाओ लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉनिक काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही है। ऊपर देखो हेडिंग बनी हुई है, ठीक है ना। अब देखो इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो रिलेशन है वो सीधा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंटेंसिटी बढ़ाओगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड जो निकल रहे हैं ये भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आप इसको समझिए। क्या लिखा हुआ है, फोटो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है एक्चुअल में। देखो आप समझ लो कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से सामने से बहुत स्पीड में आ रहे हैं तो उनको रोकने के लिए उतनी ही ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। ज्यादा स्पीड में कब आएंगे, जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है लाइट की, ठीक है। तो आप सोचो कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन भी बहुत स्पीड से आ रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन स्पीड से आ रहे हैं तो उनको रोकने के लिए पोटेंशियल भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो आप यहां पर देखो कि ये देखो समझना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इसमें आपको लिख करके दिया जाएगा, ग्राफ बनाना है सेम इंटेंसिटी वाला। तो अगर तीनों रेडिएशन की इंटेंसिटी सेम है तो तीनों के लिए करंट जो है वो कैसा है, करंट तीनों के लिए सेम हमने यहां पर दिखाया हुआ है, तीनों के लिए करंट सेम हो गया, ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी तीनों की अलग अलग है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, यहां पे लिख देना डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अगर तीनों की फ्रीक्वेंसी अलग है तो ऐसे केस में क्या होगा, तीनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होगा। और आपने यहां पर देखा कि अगर फ्रीक्वेंसी थर्ड वाले की ज्यादा है तो थर्ड वाले के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा है। अगर फ्रीक्वेंसी सेकंड की जो है 1 से ज्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेकंड का 1 से ज्यादा है। तो उम्मीद करूंगा यहां पर आपको समझ में आया होगा। ये क्या भाई साहब, एनोड का पोटेंशियल है, ठीक है। इस साइड एनोड का पोटेंशियल नेगेटिव में रिप्रेजेंट किया जा रहा है क्योंकि एनोड के साइड इलेक्ट्रॉन आते हैं, एनोड का पोटेंशियल जो है नेगेटिव करना पड़ता है तब जाकर के इलेक्ट्रॉन रुकता है। आगे हम बढ़ेंगे और एक और इंपॉर्टेंट ग्राफ कई बार पूछा जाता है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो याद रखिए फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, फॉर डिफरेंट या सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फॉर सेम फ्रीक्वेंसी, अगर सेम फ्रीक्वेंसी लेकिन डिफरेंट इंटेंसिटी के लिए अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आप किस तरीके से बनाएंगे। तो आप देखो इंटेंसिटी ज्यादा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा। देखो I1 इंटेंसिटी, I2 इंटेंसिटी और I3 इंटेंसिटी। तो हमने कहा कि I3 ज्यादा, I2 उससे कम है, I1 उससे कम है, तो इन तीनों करंट भी इसी प्रकार से शो करा। अगर फ्रीक्वेंसी सेम के लिए आपको ड्रॉ करना है तो सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। तो आपने यहां पर क्या लिखा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। और यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल आपने यहां पर लिख दिया, या एनोड पोटेंशियल, कलेक्टर पोटेंशियल, कुछ भी आप यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट आपको जो ग्राफ बनाना होता है वो किस किस के लिए भाई साहब, स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसको हम कट ऑफ पोटेंशियल भी कहते हैं वर्सेस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखो तो यहां पर क्या है भाई, देखो ये सारी चीजें आप यहां पर देख लो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 है, क्या है, मैं इसको लिख देता हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल। कैसे इनको कर्व को एकदम डिटेल में बनवाया मैंने सारी चीजें, और एक बार नहीं 4-4 बार करवाया है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि देखो वाई एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल, करंट इलेक्ट्रॉन कब तक जो है काइनेटिक एनर्जी नहीं गेन करता, तब जब तक उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ना मिल जाए। जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिलेगी है ना, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तभी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो आपने देखा फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ही बढ़ रहा है, ठीक है। अब आप इसको नीचे की साइड अगर रिट्रेस करते हैं, नीचे की साइड ट्रेस करते हैं तो यहां पर जो इंटरसेप्ट है दैट गिव्स अस माइनस वर्क फंक्शन अपॉन ई। अब ये कैसे मिला, तो देखो काइनेटिक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो है ये एच न्यू माइनस इस जो है वर्क फंक्शन के बराबर होती है। अब काइनेटिक एनर्जी को हम E इंटू वी नॉट लिखते हैं, E इंटू वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इसी तरीके से हमने E को दूसरी साइड भेजा तो हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि जो H बाई ई यहां पर हो गया और W बाई ई यहां पर हो गया। V0 को हमें वाई एक्सिस में रखना था क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस ग्राफ पूछा है, और यहां पर आप ये देख रहे हो कि फ्रीक्वेंसी को हमने एक्स एक्सिस में रखा, तो जो H बाई ई इसके सामने रखा है ये स्लोप कहलाएगा। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है h बाई ई को। स्लोप ऑफ दिस ग्राफ क्या बता रहा है, h बाई ई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऑल्दो मैंने यहां पर लिख रखा है, देखो ये स्लोप क्या बता रहा है, h बाई ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। h बाई ई लिख देता हूं, और जो देख रहे हो माइनस डब्ल्यू बाई ई, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहां पर जो इंटरसेप्ट है वो माइनस डब्ल्यू बाई ई है, इसको रिप्रेजेंट यहां पर करा गया है, ठीक है। इसी प्रकार से काइनेटिक एनर्जी जब वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल जब आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू होता है। पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ रिलेशन पूछा गया तो हमने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला को स्टॉपिंग पोटेंशियल में कन्वर्ट करा था, लेकिन अब सीधा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ पूछा जाएगा तो आप काइनेटिक एनर्जी तो यहां पर ड्रॉ करेंगे ही,
साथ ही साथ आप यहां पर इंटरसेप्ट भी बताएंगे, जैसे कि y इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस डब्ल्यू, ये हो गया। अब इसको हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस यू से कंपेयर किया, तो y में तो काइनेटिक एनर्जी रखना है, x में फ्रीक्वेंसी रखना है, तो इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है m की जगह क्या लिखा है h, तो स्लोप यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है h को, और यहां पर इंटरसेप्ट क्या बताएगा, माइनस वर्क फंक्शन को। ठीक है, तो आप ये कहेंगे सर अगर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस ये फ्रीक्वेंसी आ जाए तो कौन सा ड्रॉ करूं, पहला वाली स्लाइड पे जो आपने इस चैप्टर की बताई है वो, कि ये वाला, दोनों में से कोई भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वो मेंशन कर दे वर्क फंक्शन वगैरह बताओ या इसका स्लोप बताओ, तो फिर आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ेंगे। अभी क्या होता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ की जब हम बात करते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन एम बी, यानी कि एच अपॉन पी। तो लैम्डा और मोमेंटम के बीच का जो ग्राफ होता है वो किस तरीके का होगा, इनवर्स होगा। ठीक, इसके अलावा आप ये देखो कि हम ये भी समझते हैं कि डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ होती है वो कुछ इस प्रकार से भी होती है, जैसे लैम्डा इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन को जब हम एक्सेलरेट कराते हैं ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट टू एम के बन जाता है, रूट टू एम के बन जाता है। ठीक है, तो लैम्डा, और यहां पर आप रिलेशन देख रहे हो किसका, लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन कैसा होगा, लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी का, यानी वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी रिलेशन कैसा है, इनवर्स है। तो इसके लिए भी ग्राफ कैसा बनेगा, इस प्रकार का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी वर्सेस, देखो लैम्डा का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, मतलब इसको मैं डिटेल में प्रॉपर सजा के जो है लिख करके आपको दे दूंगा। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को आप एक्सेलरेट करते हो तो फिर जो फॉर्मूला जो बनता है रूट टू एम ई वी बन जाता है, ये फॉर्मूला बनता है। और इस फॉर्मूला से, सॉरी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट टू एम ई वी, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन अगर आप एक्सेलरेट कर रहे हो वी पोटेंशियल डिफरेंस से, तो उसकी जो मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव होगी, वेवलेंथ होगी, वो इस प्रकार से होगी। तो अगर हम यहां पर देखें तो ग्राफ जो आपको बनाना होता है, अगर आपने ग्राफ बनाया लैम्डा वर्सेस रूट वी के लिए, तो लैम्डा ऊपर है और रूट वी नीचे है, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का होगा, लैम्डा वर्सेस रूट वी। ठीक है, नाउ अभी ये यहां पर रूट वी लिखा है ना, बस वो मैटर कर रहा है। ठीक है, और अगर यही ग्राफ आपको बनाना है लैम्डा वर्सेस वन अपॉन रूट वी के लिए, तो ग्राफ ये स्ट्रेट जाएगा। ऐसे समझ लो कि लैम्डा और रूट वी का रिलेशन कैसा है, लैम्डा और रूट वी को देख रहे हैं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन लैम्डा और वन अपॉन रूट वी को देख रहे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैटेगरी में आता है। इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको आप अच्छे से बना के रखना। और ये लैम्डा क्या है, यहां पर लैम्डा है डी ब्रॉगली वेव, डी ब्रॉगली वेव सभी ग्राफ में, या फिर मैटर वेव, क्या है, मैटर वेव, याद रखेंगे। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, ये क्वेश्चन आ गया, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन इस टाइप में, जैसे आपसे पूछा गया कि ये लैम्डा लिखा है, ये वन बाय रूट भी लिखा है। अब आपको ये बताना है इसमें क्या क्या पूछ लेता है कि इस ग्राफ का जो स्लोप है, व्हाट डज स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंट, ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको बताना है, स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से देखो, सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा कैसे क्वेश्चन पूछा। लैम्डा वर्सेस वन बाय रूट भी स्ट्रेट लाइन होता है, ये हमें पता था। अब देखो ए का स्लोप जो है, ये समझ लो, ए, ये 1s3 1s2 तो बाद में लिखा मैंने, एक लाइन लिखी है ए, ये ए लिखा है और ये बी लिखा है। अब बताओ मुझे स्लोप किसका ज्यादा है, स्लोप किसका ज्यादा है, बी का ज्यादा है। ठीक है, पहले ये छोड़ दो, ज्यादा कम की बात ही नहीं कर रहे हैं, पहले क्या पूछा है कि स्लोप क्या बता रहा है। तो एक चीज समझ के बताओ मुझे कि फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट टू एम ई वी, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ई की जगह क्यू लिख दिया। अब आपने ग्राफ किस किस के बीच में बनाया है, लैम्डा, लैम्डा वाई एक्सिस में और वन बाय रूट भी एक्स एक्सिस में, तो ये जो बचा है ये क्या है, ये स्लोप है। तो इसका जो स्लोप है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है एच अपॉन रूट टू एम क्यू। ठीक है, अब अगर यहां पर आपसे कहा जाए कि स्लोप और मास का क्या रिलेशन है, तो देखो स्लोप और मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे है, स्लोप और मास कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर स्लोप ज्यादा तो मास कम, स्लोप ज्यादा तो मास कम, तो ये 1h2 और ये 1h3, इसका स्लोप कम है तो इसका मतलब ये ज्यादा मास वाला होगा इन दोनों में से। इस टाइप का क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। इस चैप्टर में, चैप्टर 13 में से पूछा जाता है आपसे बाइंडिंग एनर्जी कर्व। चैप्टर 13 में से बाइंडिंग एनर्जी कर्व पूछा जाता है, इसको अच्छे से बना लेना। और इस पर बेस्ड जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी कल वाली वीडियो में मतलब जो पीवाईक्यू जो हमने इसमें करा था तो बता दिया था आपको, है ना, कि इस कर्व का फ्यूजन और फ्यूजन में क्या रिलेशन है।
हर कोई क्या चाहता है, स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है। ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे Fe56 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी के साथ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के साथ। ठीक है, चैप्टर 14 पे आएंगे तो चैप्टर 14 में एक दो कर्व जो आप यहां पर देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग की हम बात करेंगे। देखो जब हम पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट करते हैं तो वी आई जो कर्व बनता है वो कैसा है, बोला इस प्रकार से बनता है। जब तक बैरियर पोटेंशियल के जितना हम पोटेंशियल अप्लाई नहीं करते तब तक करंट जो है नहीं फ्लो होता पीएन जंक्शन डायोड में। तो देखो आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो लेकिन करंट फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद जब बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा जो है पोटेंशियल हो गया उसके बाद करंट आपको अपन को मिलने लगा फॉरवर्ड बाइस में, और जो कि मिली एम्पियर में होता है। अगर आप रिवर्स बाइस में बनाओगे तो माइक्रो एम्पियर में आपको बनाना होगा। इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाता है। जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पर करंट फ्लो में लगता है पीएन जंक्शन डायोड में, उसी पर्टिकुलर वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज बोलते हैं। ये फॉरवर्ड बाइस के लिए। अब देखो एक्चुअल में क्या होता है कि सिलिकॉन के लिए जो नी वोल्टेज है वो ज्यादा है, जर्मेनियम के लिए नी वोल्टेज कम है, यानी कि थोड़े ही से वोल्टेज अप्लाई करने से बैरियर पोटेंशियल टूट जाता है और अपन को जल्दी ही करंट यहां पर मिल जाता है। जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया फॉरवर्ड बाइस में। रिवर्स बाइस में क्या होता है कि हमेशा ही करंट फ्लो होता रहता है, जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का होता है, इसीलिए माइक्रो एम्पियर में लिखा है। तो स्टार्टिंग से आपको करंट मिल रहा है, बहुत जल्दी करंट सैचुरेट हो गया, यानी कि अपने मैक्सिमम वैल्यू पे जितना भी होना था पहुंच गया है। अगर आप एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा वोल्टेज अगर बढ़ाते ही चले जाओगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि पीएन जंक्शन कहेगा ले भाई साहब कितना करंट तुझे चाहिए, और यहां पर ब्रेकडाउन वोल्टेज हम इसको बोलते हैं। यहां पर करंट की वैल्यू सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको समझ में जरूर से आया होगा। एक आखिरी कर्व यहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस दोनों के लिए एक साथ अगर वीआई कर्व बनाना हो तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया। अब जोड़ा तो याद रखो कि फॉरवर्ड में ऊपर दिखाया मिली एम्पियर करंट, रिवर्स में यहां पर दिखाया माइक्रो एम्पियर करंट, और ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम क्या होगा, इसका नाम यहां पर हमने दे दिया, क्या बोला, नी वोल्टेज, नी वोल्टेज। ठीक, बस ये चीज मैंने आपको अभी बताई इस वीडियो के अंदर। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके जो कंटेंट है वो कैसा था, वो आपको मैं आपसे कहूंगा। वैसे तो मैं ये कहना नहीं चाहता कि आप मुझे बताओ, क्योंकि मैंने अपने लेवल पे जो भी चीज आपके लिए बेस्ट है वो आपको प्रोवाइड कराई है, और आप टेंशन मत लेना, जो चीज आपको दे रहा हूं उसको फॉलो करो। मैंने जितने भी पीवाईक्यूज आपको कराए उनको आप लगाएं। एग्जाम से पहले 4 दिन का भी गैप हो तो उन 4 दिन में बैठ करके पीवाईक्यू जरूर लगाना। आपका जो एग्जाम है एकदम सॉलिड जाने वाला है, और मैं आपके साथ बिल्कुल एंड तक डटा रहूंगा, आपको डरना नहीं है। और कमेंट सेक्शन में बताओ अभी आपको नेक्स्ट ऐसी क्या चीज चाहिए जो आपके लिए एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने बच्चों के ज्यादा कमेंट्स होंगे वही चीज आपको नेक्स्ट मिलने वाली है। और रे ऑप्टिक्स का पार्ट 2 काफी बच्चे पूछ रहे थे, वो भी लेकर के आने वाला हूं, उसका कमेंट मत करना, वो लेकर के आऊंगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।